नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं रणवीर सिंह राठौड़ और साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास का हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे थे और उस बिंदु का नाम है साथियों मौर्य काल। मौर्य काल या मौर्य राजवंश। वैसे हम मगध महाजनपद पढ़ रहे थे। मगध के जितने भी राजवंश थे हमने चर्चा की थी। असीन मौर्य आपको मैंने बताया था, हर्यक वंश, शिशु नाग वंश और उसके बाद हमने नंद वंश पढ़ा और मौर्य वंश पढ़ रहे हैं। साथियों मौर्य वंश के कुछ शासकों को हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था साथियों, मैंने आपको बताया मौर्य वंश के शासकों को जब भी पढ़ो तो आप लोग यानी कि उल्टा ABCD की 3 अक्षर याद करो भी है ना, CBA। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद कुछ छोटे शासक और होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों बिना किसी भूमिका बनाए हुए मैं सीधा बिंदु पर चलता हूं, क्योंकि समय की यही मांग है कि अब हम सीधा बिंदु पर ही पूरी तरह से शुरू करें। तो आप लोगों को अगर ये कक्षाएं अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इत्यादि चीज़ें आप लोग कर सकते हो। अगर आपको बेहतर लगे तो कमेंट जरूर करके जाया करो जब भी कक्षा देखते हो, चाहे वो कैसी भी लगे। आप अपने कमेंट, ओपिनियन पोल यानी आप अपनी खुली सोच जो भी आपको लगती है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्शाया करो साथियों। तो शुरू करते हैं हमारा जो बिंदु साथियों भारतीय इतिहास के तहत हम एक बिंदु को पढ़ रहे हैं और ये बिंदु है साथियों मौर्य काल। अगर अपन बात करें बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है साथियों मौर्य काल। ठीक है, अब मौर्य काल के तहत हम जिस बिंदु का नाम ले रहे हैं यानी कि इसी को ही हम मौर्य काल की जगह हम क्या कह सकते हैं, मौर्य राजवंश कह सकते हैं, वही बात है। ठीक है, और है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। परीक्षाओं में आप किसी भी एग्जाम में जाना वहाँ पर मिलेगा आपको, पुलिस में भी है ये है और आप लोगों की पटवारी में भी ये अच्छा सा टॉपिक है, रेट में भी ये टॉपिक है। ठीक है, तो लगभग बड़ी छोटी सभी परीक्षाओं में भारतीय इतिहास के तहत इस टॉपिक को शामिल किया जाता है मौर्य काल। अब मौर्य काल के बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो राजवंश थे वो क्या थे, CBA यानी चंद्रगुप्त, बिंदुसार और चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक साथियों। ठीक है, तो अब लेते हैं हम लोग यानी 3 नंबर हमारा जो शासक था अशोक। उससे पहले हम बिंदुसार को पढ़ रहे थे। मैं 2 बात बता रहा हूँ साथियों, आप थोड़ी सी इस चीज़ को नोट कर लेना। बिंदुसार के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की थी। मैं 2 बातें और शेष रही है वो बताता हूँ साथियों। अमित्रघात हमने पढ़ा था, यूनानियों के द्वारा इसके लिए अमित्रचेटस भी कहा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अमित्रचेटस इसे कहा जाता है यूनानियों के द्वारा। ठीक है, तो ये एक शब्द थोड़ा सा और याद करना। बिंदुसार के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। बिंदुसार के द्वारा साथियों मंत्री परिषद का गठन किया गया और ये जो मंत्री परिषद है ना 500 सदस्य थे इस मंत्री परिषद में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके प्रधान की, सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है साथियों इसके प्रधान की। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को नाम सुनाया था जब आप लोग पढ़ रहे थे, यानी हमने चाणक्य के बारे में कल ही चर्चा की थी इसके संदर्भ में। तो चाणक्य के साथ एक खल्लावट या खल्लाहट नामक जो व्यक्ति था उसका भी थोड़ा सा लिख लेना। खल्लाटक शब्द का उल्लेख मिलता है, एक शब्द देखिए खल्लाटक भी इसी का नाम है, इसे ही खल्लावट कहते हैं, खल्लावट। ठीक है, तो इस व्यक्ति को इसका प्रधान बना दिया गया। थोड़ा सा मैं आपको कल वाली चीज़ भी बता देता हूँ, बिंदुसार के समय की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिंदुसार के PM कौन थे, तो साथियों चाणक्य भी थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और बाद में जो बन गए थे वो कौन बन गए थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों। ठीक है, राजा गुप्त की जब अपन बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। देखिए मैंने आपको कल जो बिंदु बताया था वो ये था कौन सा था कि मैंने कहा कि इस चाणक्य में और ये खल्लावट है ना, इसके अंदर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, संघर्ष था, ये ज़्यादा प्रधान वो बन गया था। तो देखिए 500 सदस्यों की जो है ना एक प्रकार की मंत्री परिषद है उसका प्रधान किसको बना दिया है, खल्लाटक को या खल्लावट को बना दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जिस शब्द का उल्लेख कर रहा हूँ उस शब्द को तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है भैया, हाँ मैं दूसरी चीज़ बता रहा था आप लोगों को, वो ये थी कि पहले PM यहाँ पर चाणक्य बन गया था, बाद में जो है ना यहाँ PM बना था वो था राधा गुप्त। क्या नाम था, राधा गुप्त। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस राधा गुप्त को आगे भी हम काम ले लेंगे। ठीक है, चिंता नहीं करिए, वहाँ पर भी काम आएगा अगले शासक में। तो बिंदुसार के बारे में 2 बातें और हैं, ये मैंने जोड़ दी है, तो आप भी अपनी नोट्स के अंदर इन चीज़ों को जोड़ना। बाकी हम चीज़ें लगातार बहुत बेहतर हम पढ़ चुके हैं।
अब साथियों अगला शासक शुरू कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है साथियों हमारा कौन? अशोक, सम्राट अशोक। अशोक के बारे में जब भी पढ़ेंगे सबसे पहले शासनकाल की बात आती है। तो इसका जो शासनकाल है साथियों 269 से लेकर के 232 BC इसका शासनकाल है, ईसा पूर्व है। ठीक है, 269 ईस्वी से ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक यानी BC बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो देखिए ये लीजिए अशोक, ये शासनकाल मैंने यहाँ पर लिखा दिया है, तो आपके ये बिल्कुल समझ में आ चुका है। अब देखिए अशोक के बारे में खूब सारी बातें हमें यहाँ पर पढ़नी है, तो ले लेते हैं हम इस अशोक को, एक एक बात पढ़ते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय पढ़ेंगे, कोई शासक का पढ़ना है हमें, तो फटाफट लिख लीजिए साथियों। पिता का नाम क्या है? अभी हमने चर्चा की है, पिता का नाम है बिंदुसार। क्या नाम है? बिंदुसार। और माता का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुद्रांगी। कहते हैं ये भी अन्य देश की राजकुमारी थी, ऐसा उल्लेख मिलता है, शुद्रांगी। शुद्रांगी, ठीक है, ये माता का नाम है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट और बात, इसके पुत्र का नाम साथियों महेंद्र और पुत्री का नाम मिलता है संघमित्रा। संघमित्रा, ठीक है, अच्छी बात है, ये आप लोगों को समझ में आ चुकी है दोनों। देखिए हम सामान्य परिचय के तौर पर पढ़ रहे हैं। पिता बिंदुसार, माता का नाम शुद्रांगी, पुत्र महेंद्र। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये जो महेंद्र है और संघमित्रा है, इन दोनों को अशोक भेजता है साथियों, कहाँ पर? श्रीलंका भेजता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, और वहाँ जाकर के श्रीलंका का शासक होता है जिसका नाम होता है तिस, और ये इस तिस को बौद्ध धर्म का क्या बना देते हैं? अनुयायी बना देते हैं। ठीक है, आगे एक उपाधि आएगी देवना नाम है ना, प्रियदर्शी, तो वो उपाधि भी ये तिस धारण करता बात करेंगे। तो हम अशोक के से संबंधित बात कर रहे हैं। पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम शुद्रांगी, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। लेकिन ध्यान रखना, अशोक के जो अभिलेख है ना, अभिलेखों में केवल या एकमात्र पत्नी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है साथियों। कारुबाकी का उल्लेख, एकमात्र पत्नी कारुबाकी, वह उसका ही पुत्र होता है, पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, तीवर का उल्लेख। अब वो बात अलग है, ये भी इसके पुत्र थे, अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। लेकिन यहाँ पर तो क्या मिलता है? अशोक के अभिलेखों में सिर्फ एकमात्र पत्नी कारुबाकी, वह ध्यान रखना अलग से तथ्य है, पुत्र तीवर का उल्लेख यहाँ पर मिलता है अभिलेखों के अंदर। किसके अंदर? अभिलेखों के अंदर। और ये इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं साथियों? अशोक के बारे में। ठीक है, अब देखिए आगे की कहानी हम और आगे लिए चलते हैं। अशोक के बारे में जितनी भी जानकारी हमें पढ़नी है, देखिए उपनामों से संबंधित एक पूरा का पूरा मामला आता है, तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उपनाम, ठीक है, अशोक को किस नामों से जाना जाता था? उपाधियाँ भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं उपनाम से संबंधित बात आई है, तो नाम पर भी तो गौर कर ले थोड़ा सा। अशोक, देखिए अशोक के लिए यहाँ पर कई नाम लिए जाते थे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो अशोक बहुत महत्वपूर्ण है, ये नाम लिया जाता था। एक और जो नाम था वो मिलता था अशोक वर्धन। एक शब्द और मिलता था, वो था चंडाशोक। एक उपाधि भी मिलती थी और वो थी देवना नाम प्रिय, या इसके लिए सीधा शब्द आता था प्रियदर्शी। ठीक है, देखिए ये नाम मिलते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अशोक नाम पर आप चर्चा कीजिए कि इस नाम का उल्लेख अशोक के किस अभिलेखों में मिलता है। तो यहाँ पर कुछ अभिलेखों का नाम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ अभिलेखों का नाम बता रहा हूँ कि अशोक का ये नाम है ना किन अभिलेखों में मिलता है।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए साथियों, यहाँ 4 आप लोगों को अशोक नाम का उल्लेख 4 अभिलेखों में मिलेगा। कितने अभिलेखों में? 4 अभिलेखों में, ठीक है। जब इनकी हम बात करेंगे साथियों तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक नंबर तो आपका मास्की अभिलेख है, मास्की अभिलेख है, और एक और अभिलेख है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, नेटूर अभिलेख है, नेटूर अभिलेख है। एक है गुर्जरा, गुर्जरा अभिलेख है। एक है उद्गोलम, उद्गोलम अभिलेख, ठीक है। तो ये इतने जो 4 अभिलेख हैं, इन चारों अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। क्या मिलता है? अशोक नाम मिलता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बार बार परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आता है तो ये भी आता है, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिए। तो देखिए उपनाम उपाधियां यानी अशोक का नाम कहाँ मिलता है? मास्की, नेटूर और गुर्जरा या उद्गोलम, ठीक है। इन अभिलेखों में अशोक का क्या नाम मिलता है? जो मैंने आपको अभी अभी बता दिया है, अशोक ही मिलता है, ठीक है। अशोक का अशोक। अब देखिए अशोक वर्धन साथियों, इसमें केवल एक ही नाम याद करना आपको, पुराणों में कहाँ पर मिलता है? पुराणों में, यानी आपका मिलता है अशोक वर्धन मिलता है, ठीक है। और चंडाशोक की बात करोगे तो ये मिलता है बौद्ध ग्रंथों में। कहाँ पर मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में इस नाम का उल्लेख है, बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है। तो ये बात हो गई चंडाशोक की। अब बात रही देवनानाम प्रियदर्शी, ये मिलता है इसके खुद के स्वयं के अभिलेखों में, स्वयं के अभिलेखों में, अभिलेखों में इसे क्या कहा गया? स्वयं के अभिलेखों में क्या कहा गया? देवनानाम प्रिय या प्रियदर्शी शब्द का उल्लेख मिलता है। साथियों एक बहुत गजब की बात बताता हूँ, देवनानाम प्रिय देवताओं में प्रिय, प्रियदर्शी यानी कि प्रिय दिखाई देने वाला, स्वीट, अच्छा, सुंदर। तो देखिए ऐसे ही उपाधि करने वाले इतिहास में 3 जगह उपाधि मिलेगी। एक तो इस अशोक का ही पुत्र होता है साथियों, अशोक का पुत्र जिसका नाम होता है दशरथ, ठीक है। ये दशरथ ये उपाधि धारण करेगा, देवनानाम प्रिय, ठीक है। और ऐसी ही उपाधि श्रीलंका का शासक है एक साथियों, श्रीलंका का, और इसका नाम है तिस। क्या नाम है? तिस। जो कि देखिए ऊपर मैंने वहां पर बताया, श्रीलंका गए थे, बौद्ध धर्म का ये अनुयायी बन गया था। संघमित्रा और वो कौन गए थे? महेंद्र, दोनों जाकर के वहाँ पर क्या करते हैं? उसे बौद्ध धर्म का अनुयायी बना देते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये देखो नाम से संबंधित चीज़ें आई, सामान्य परिचय है। अभी कुछ बाकी है तो मैं एक बार इस चीज़ को रिवाइज करूँगा, फटाफट आपके समझ में आ जाएगी। अशोक 269 ईस्वी, 269 BC में राजा बना। 232, देखिए वैसे तो हम लोग बात करते हैं बिंबिसार की, तो बिंबिसार की मृत्यु 273 में होती है और ये राजा बनता है 69 में। ये मामला क्या है ये भी मैं बताऊंगा, अभी आप धैर्य रखिए। तो पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी, पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा, श्रीलंका उसे भेजा बाद में, है ना। यहाँ पर आपको द्वितीय बौद्ध संगीति की बात भी पढ़नी होगी, बौद्ध धर्म के संबंधित बात पढ़ेंगे तो, सॉरी तृतीय बौद्ध संगीति, ठीक है। अका अक पढ़ते हैं ना, अका अक, ठीक है। तो वो यहाँ पर है, मतलब अशोक के समय, ठीक है। तो बात अपन करने वाले साथियों पाटलिपुत्र की, ठीक है। तो उस बौद्ध संगीति के बाद भेजा जाता है उनको। 251 की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 269 और उसके बीच में 51 आएगा, फिर 32, समझ गए आप लोग। तो देखिए पिता की बात कर रहे हैं बिंदुसार, माता सुभद्रांगी हो गया। अशोक के अभिलेखों में इसे एकमात्र पत्नी कारुआ की और इसके एक पुत्र जिसका नाम क्या साथियों तिवर का उल्लेख मिलता है। फिर हमने बात की इसकी उपाधियों की, तो उपाधियों की चर्चा मैंने आपको बता दी। सर्वप्रथम मैंने यहाँ पर कहा कि इसको यानी वो उपाधियाँ हैं इसके नाम, तो अशोक नाम 4 अभिलेख हैं। कौन कौन से? मास्की, नेटूर, गुर्जरा और उद्गोलम। इनको याद करने के लिए इसको कुछ ट्रिक बना लो आप लोग, बन जाएगा। आप लोग ऐसे याद कर लेना, इसको ट्रिक बना लो, मंगू मंगू। देखिए ये ट्रिक बन गया, आप लोग इसको ऐसे याद करो, ये शब्द जरूर याद हो जाएगा आपके। अन जी यू, मंगू, क्या हो गया? मंगू, ठीक है। अमन जी, तो मैं से क्या हो गया? मास्की, अन से क्या हो गया? नेटूर, जी से क्या हो गया? गुर्जरा,
और यू से क्या हो गया उद्गोलम, ठीक है, उद्गोलम, ठीक है। तो ये लीजिए आपके चार जो अभिलेख है, इन चारों में अशोक नाम का उल्लेख है, अशोक वर्धन पुराणों में उल्लेख है, चंडाशोक बौद्ध धर्म में उल्लेख है, देवला नाम प्रिय प्रियदर्शी स्वयं अशोक के अभिलेखों में मिलता है, और पौत्र दशरथ जो भी ये भी देवला नाम प्रिय की उपाधि धारण करता है, और ये श्रीलंका का शासक है तिस, ये भी इस देवला नाम प्रिय की उपाधि धारण करता है। एक साथ बता दी ताकि आपके काम आएगी। अब लेते हैं अशोक की अगली बातें क्या होगी, उनको भी समझिएगा। देखिए अपन बात करेंगे यहाँ पर अशोक की, तो कालक्रम के अनुसार देखिए मैंने यहाँ पर 269 लिखा है, लेकिन हुआ क्या था, हुआ ये था, देखिए 273 BC का जो समय है, 273 BC को बिंदुसार की क्या हो जाती है मृत्यु, बिंदुसार की मृत्यु या निधन, ठीक है। तो बिंदुसार की मृत्यु होने के बाद साथियों यहाँ पर होता है गृह युद्ध, क्या हो जाता है, गृह युद्ध हो जाता है, और इस कारण तो भाई गृह युद्ध का नतीजा तो बुरा ही होता है हमेशा ही। तो ये जो गृह युद्ध चलता है 4 वर्ष, कितने वर्ष तक चलता है, 4 वर्ष, ठीक है। अब देखिए बात तो ये बता दी, 273 BC बिंदुसार की मृत्यु, गृह युद्ध कितने वर्ष तक, 4 वर्ष तक। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये रही साथियों कि 273 में ये गृह युद्ध चला था, 4 वर्ष तक चला था। तो अगली तारीख समझ में आ गई होगी आपको। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद कहते हैं कि 273 BC के बाद यहाँ पर थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, सारा लेता हूँ किसी का, सिंहली अनुश्रुतियाँ, सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार, ठीक है, अनुश्रुतियों के अनुसार कहते हैं कि अशोक है ना, अशोक, बात अशोक की कर रहे हैं, 99, ये अपने 99 भाइयों की हत्या, 99 भाइयों की हत्या, और ये खुद क्या बनता है साथियों, शासक बनता है, ठीक है। ये खुद 99 भाइयों की हत्या करके क्या बनता है, शासक बनता है, कौन, अशोक। ये बात सिंहली अनुश्रुतियाँ भी कहती हैं। बौद्ध ग्रंथों की बात करेंगे तो यहाँ पर दक्षिण बौद्ध और उत्तर बौद्ध मिलेंगे आपको। दक्षिण बौद्ध वाले तो कहते हैं कि हाँ बुद्ध ने हत्या की, सॉरी, दक्षिण बौद्ध तो कहते हैं कि हाँ अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, लेकिन उत्तरी बौद्धों के जो ग्रंथ हैं उनमें क्या मिलता है, उनमें ये बात मिलती है, कौन सी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि उसमें मिलता है सुसीम जो भाई था इसका बड़ा, उसके साथ गृह युद्ध हुआ था, ऐसी बात मिलती है, ठीक है। और बहुत सारी जगह ये 99 भाइयों की हत्या वाला क्या शासक बनता है, ये वाली उल्लेख है, ठीक है। तो देखिए अशोक शासक बनता है 99 भाइयों की हत्या करके, ऐसी बात मिल रही है। और अब ये शासक बनता कब है, तो ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 273 से लेकर के 4 वर्ष तक, सॉरी 4 वर्ष तक। तो यहाँ पर क्या है, 4 वर्ष तक युद्ध होता है। तो ये आपका शासक आएगा 269 BC को गद्दी पर बैठता है, ये लोग अशोक, ठीक है। और यहाँ पर गद्दी पर बैठने में एक व्यक्ति सहयोग भी करता है, सहयोग, और पीछे आपने जाना पहचाना नाम आएगा राधा गुप्त, क्या नाम है, राधा गुप्त, जो बिंदुसार के दरबार में भी PM था और बाद लास्ट में, और यहाँ पर भी PM था। तो आरंभ में ये व्यक्ति इसका सहयोग भी करता है। तो देख लीजिए ये थी एक सन का जो गुत्थी थी सुलझा दी मैंने 269, ठीक है। हाँ ये बात 273 वाली है, बिंदुसार की मृत्यु 273 में हुई थी, और 269 में अशोक क्या बन गया था, राजा, 232 तक रहा था। तो यह भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों को बतानी थी, बहुत ज़रूरी थी। अब आगे बढ़ जाते हैं साथियों, कुछ और अच्छे फैक्ट हैं वो उनको हम ले लेते हैं। हाँ तो देखिए ये वाली बात तो हो गई। अब अपन देखिए किसी शासक को याद करोगे तो एक याद रखना, हमेशा ही मैंने एक तरीका बताया आपको कि उनकी तारीखों को वैसे याद करो, ठीक है, एक साथ याद करो, काम आएगा। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, 273 पढ़ा, बिंदुसार की मृत्यु, 269 इसको शासक बना दिया। अब आगे क्या पढ़ेंगे, 261 पढ़ेंगे, फिर 200 क्या पढ़ लेंगे, 51 पढ़ लेंगे। इसी प्रकार इनका क्या रहेगा, यानी धीरे धीरे इनका शासन पूरा हो जाएगा और फिर 232 तक पहुंच जाएंगे। ये सारी क्या है, BC है, सारी क्या है,
BC है, ऐसी नहीं BC है, डी है, ठीक है। तो देखिए 273 बी, यहाँ पर बिंदुसार की मृत्यु, 69 को ये क्या बनता है, राजा बनता है। 261 में कलिंग का युद्ध होता है, 251 में तृतीय बौद्ध संगीति होती हैं और 232 में इसका काम हो जाता है, ठीक है। तो देख लो, शुरू कर लेते हैं अपन। यानी अगला जो फैक्ट मैंने इशारा किया आपको एक बिंदु की तरफ, और वो क्या है, कलिंग के युद्ध की ओर इशारा है, जो कि अशोक के जीवन की ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। अशोक के जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है भैया। ये बात है कब की, 261 BC की। 261 BC में क्या हुआ, कलिंग युद्ध। अब वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछ ले कि कलिंग कहाँ है, तो इतनी जल्दी उत्तर आ चुका है आप लोगों का कि मैंने आपको बार बार ये प्रश्न बताया। वर्तमान में कलिंग कहाँ है, ओडिशा का ही पुराना नाम क्या है साथियों, कलिंग है। ओडिशा का ही पुराना नाम क्या आपका, कलिंग है। अगर आप इस चीज़ को ना करंट जीके में पढ़ते हो तो फटाफट उत्तर आ रहा है अब आपके दिमाग में कि ओडिशा का है ना CM नवीन पटनायक है। पेटा, हीरो टू एनिमल अवार्ड, जानवरों के हितों का संरक्षण, व्हेलर द्वीप, चिल्का झील, सप्तकोशिया टाइगर रिजर्व, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस प्रकार की चीज़ें फटाफट दिमाग में आपकी क्या साथियों आना शुरू हो जाती हैं। चैत्र यात्रा, त्यौहार इत्यादि चीज़ें हैं। और राजधानी भुवनेश्वर, CM तो बात हमने कर ली, उड़ गया उड़ीसा, क्या उड़ा, सर उड़ा, गणेश डाल, तो इस प्रकार गवर्नर, तो चीज़ें याद आ जाती हैं। कोई रट्टा नहीं है, इस पर आपने समय दिया, कार्य किया आपने, ठीक है। तो 261 BC कलिंग युद्ध में वर्तमान ओडिशा है, ये कलिंग युद्ध होता है। अब बात आती है कि कलिंग युद्ध है, होता तो है, वर्तमान में ओडिशा में क्या कारण है, कोई कारण भी रहे होंगे, और यहाँ पर शासक कौन था, इस प्रकार की कई चीज़ें आती है, ठीक है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इस कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जानकारी के लिए अशोक के जब हम अभिलेख पढ़ेंगे वहाँ पर भी काम आएगा। तो जानकारी मिलती है साथियों अशोक के 13वें शिलालेख से। कुल 14 शिलालेखों की बात करेंगे तो 13वें शिलालेख में ये इस युद्ध की जानकारी मिलती है। किस युद्ध की, कलिंग युद्ध की। 5 और भी विदेशी राज्यों का उल्लेख मिलता है उसमें टेबल में। तो कलिंग युद्ध का वर्तमान ओडिशा में जानकारी कहाँ से मिलती है, 13वें शिलालेख से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। दूसरी बात, ये कलिंग जो युद्ध हुआ था इसका कारण क्या था, मतलब कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने, ठीक है ना। कारण तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहाँ पर कारण के तौर पर 2 छोटे छोटे कारण बताए जाते हैं, ठीक है। एक तो हाथी बहुत बड़ा कारण था कि कलिंग के हाथी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो इन हाथियों को प्राप्त करने के लिए लड़ाई हो गई। एक ये उड़ीसा का क्षेत्र है, तटवर्ती इलाके में है, तो कहते हैं कि बंदरगाह की इनकी लड़ाई हो गई, है ना। ये भी ध्यान रखना, बंदरगाह के लिए भी इनकी क्या है, मतलब एक तरीके से ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए इस पर कब्जा करना चाहता था कौन साथियों, अशोक। वैसे संपूर्ण भारत पर इसका शासन था, लेकिन जो भाग था ओडिशा वाला, वहाँ पर अधिकार नहीं था। इस कारण कलिंग युद्ध वर्तमान ओडिशा में है। जानकारी का स्रोत 13वां शिलालेख। कारण क्या है, हाथी और बंदरगाह। ये हाथी वाली बात मैं मेरी तरफ से बना के नहीं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति है जिसका नाम है साथियों आप जानते होंगे, चाणक्य, ठीक है, और जिसकी रचना है अर्थशास्त्र। तो इस अर्थशास्त्र में चाणक्य खुद ये जानकारी देता है कि यानी कलिंग युद्ध का एकमात्र कारण बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो था हाथी, ठीक है। और बंदरगाह की बात है ना, ये भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब इसका कोई ठोस तो कोई है ना ऑथेंटिक तो कहीं पर नहीं दिया गया, इसलिए मैं इसका कोई नाम नहीं बता सकता। वैसे आपको ये सिर्फ इतना जरूरी हाथी ध्यान रखना, आगे वाली चीज़ याद हो या नहीं हो कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए एक बात, ये आक्रमण किया गया अशोक के। एक चीज और ध्यान रखना, शासन काल के 8वें वर्ष में, ठीक है। तो ये भी बात याद रख लेना, सीधा फैक्ट आता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, आक्रमण किया था अशोक ने, किसके ऊपर किया, कलिंग पर। क्या कलिंग पर कोई शासन कर रहा था, तभी तो आक्रमण किया था। तो यहाँ पर साथियों एक नंदराज नामक राजा का उल्लेख मिलता है, नंदराज नामक राजा का उल्लेख मिलता है, जो कि कलिंग का राजा था। और इस नंदराज की जो कलिंग की जो राजधानी थी वो थी तोसली। क्या थी, तोसली। अशोक भी बाद में इसी को बनाता है,
2 राजधानियां बनाता है। तो देखिए कलिंग की राजधानी तोसली थी, वहाँ का शासक था कौन सा साथियों, नंदराज। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बात भी मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये जानकारी का जो स्रोत है ये है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का था, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। हाथी गुफा अभिलेख से ये जानकारी मिलती है साथियों, क्या जानकारी मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से कि कलिंग का राजा कौन था, जिसका नाम था नंदराज, उसके ऊपर अशोक ने आक्रमण किया। युद्ध भयानक था साथियों। तो यहाँ पर क्या हुआ, नरसंहार हुआ, काफी बड़ा नरसंहार हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए और आंकड़ा देते हैं 1 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। 1 लाख बंदी बनाए गए, युद्ध बंदी, ठीक है। और इन बंदियों से क्या काम करवाया गया, ठीक है, बहुत है ना, इनसे करवाई गई यहाँ पर कृषि मग, यानी यहाँ पर कलिंग के आसपास भयंकर जंगल थे, उन जंगलों के अंदर कहते हैं कि यहाँ से इनको क्या है, जंगलों को जला करके और जंगलों के अंदर जंगलों को साफ करके वहाँ इनसे क्या करवाई गई, कृषि कार्य करवाया गया इन बंदियों से, ठीक है। तो इतने लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, तो एक तरीके से ध्यान रखना। और अनेक लोगों के मरने की भी सूचना, फिक्स आंकड़ा तो कोई नहीं है लेकिन फिर भी तो ये ध्यान रख लेना अशोक। और अब मैं एक जो इम्पोर्टेंट बात ये बता रहा हूँ, इससे अशोक के जीवन में कुछ बदलाव आया, अशोक इससे प्रभावित हो गया, है ना, कि नहीं इतना नरसंहार हमें नहीं करना चाहिए। तो अशोक ने यहाँ अपनी रणनीति चेंज कर ली इस युद्ध के बाद। रणघोष, पहले इसकी नीति क्या थी, रणघोष, और अब इस रणघोष की जगह कौन सी घोष शुरू कर दी साथियों, धम्म घोष। कौन सी घोष, धम्म घोष, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई प्रश्न अगर आपके सामने आए तो ध्यान रखना, अशोक ने रणघोष की जगह धम्म घोष की नीति का अनुसरण किया इस कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ, 261। कलिंग युद्ध वर्तमान ओडिशा में है, शासनकाल के 8वें वर्ष। जानकारी का स्रोत 13वां शिलालेख में है। कारण क्या था, कुछ कहते हैं हाथी बंदरगाह का भी ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। कलिंग के ऊपर नंदराज नामक राजा था, तोसली राजधानी थी। हाथी गुफा अभिलेख की जानकारी देता है, ये जान के देता है नरसंहार यहाँ पर हुआ और इससे क्या बहुत सारे लोग है ना, 1 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया और यहाँ पर उनसे कृषि कार्य करवाया गया। मतलब रणघोष की जगह यहाँ पर अब अशोक इस युद्ध के बाद क्या, दम घोष, मतलब एक तरीके की हिंसा छोड़ रहा है, ये अब है हिंसा की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये था आपका साथियों अशोक। अभी अशोक के बारे में हमने आर्मी की जानकारियाँ ही पढ़ी है, कलिंग के युद्ध के बारे में चर्चा हमने की है। अब आगे की ओर अग्रसर होंगे, उससे पहले साथियों अभी एक बात आई है, वो है धम्म घोष की। किसकी, धम्म घोष की। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा कर ले। अशोक का धम्म, प्रश्न आ जाए अशोक का धम्म क्या था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखिए इस चीज़ को पहले समझना बहुत जरूरी है, पहले इस चीज़ को क्या करना, समझना बहुत जरूरी है। अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं है, एक बात तो सीधा धर्म शब्द नहीं है, धम्म है, ठीक है। अब ये धम्म वास्तव में एक आचरण का क्या है, ये है जनता, अगर अपन कहें जनता के ऊपर शासन का, अगर अपन बात करें जनता के नैतिक उत्थान के लिए नियमों का, ध्यान रखना, नियमों की आचार संहिता है, बस इतनी सी बात याद करना। प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए या जनता के नैतिक उत्थान के लिए नियमों की, लिख लीजिए, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए नियमों की आचार संहिता। आचार संहिता अब भी लगी हुई है पंचायती राज चुनाव के तहत राजस्थान में, आप जानते हो कि आचार संहिता। तो गौर करना, इसके तहत क्या है, जनता का नैतिक उत्थान अच्छा कार्य है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती थी, जैसे दया है ना, सत्य का सहारा लेना है हर प्रकार से, ठीक है, पुण्य कार्य है वही करने हैं, लोक कल्याण का कार्य ही करना है, लोक कल्याण, ठीक है। तो ये यहाँ के क्या बन गए थे, प्रमुख एक तरीके से आचरण बनाना है, ये अच्छा आचरण, तो लोक कल्याण, ठीक है। तो ये अशोक का साथियों एक तरीके से सत्य बोलना है, किसी प्रकार का है ना
अलग आचरण नहीं करना। एक शब्द मिलता है सुचिता, सुचिता, ठीक है, सुचिता, ये इत्यादि शब्द। सुचिता यानी पवित्रता की ओर क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो ये था अशोक का धर्म, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इसे इसका अपना व्यक्तिगत धर्म भी मान लेते हैं, तो ये भी ध्यान रख लेना। धर्म प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए नियमों की आचार संहिता थी, दया सत्य पुण्य लोक कल्याण इत्यादि कार्य, बहुत अच्छे अच्छे कार्य, तो वो इसमें थे। सुचिता यानी पवित्रता की ओर संकेत था। तो यह था साथियों अशोक का क्या, आपका धर्म, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया अशोक का धर्म। तो आपको ये जानकारी लेनी पहले बहुत जरूरी थी। अब और भी महत्वपूर्ण बिंदु लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं देखता हूँ सेट की ओर। हाँ, तो देखिए अपन बात कर रहे हैं मौर्य काल की, और मौर्य काल में हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, अशोक को। तो अशोक के यहाँ तक हमने कुछ आरंभिक जानकारी तक पढ़ ली है। अब मैं अशोक के लिए आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु को शुरू कर रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इस बिंदु का नाम है साथियों, अशोक की ही बात कर रहे हैं, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है साथियों। लगभग इन अभिलेखों की संख्या बताई जाती है कितनी, 40, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अशोक के अभिलेख हम पढ़ रहे हैं, एक बात ध्यान रखना, आपसे कोई पूछ लेना कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप लोग आराम से बता सकते हो, इसके अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी, एपिग्राफी। आपसे कोई पूछ ले ये बात, कोई पूछ ले तो आप बता देना एपिग्राफी। तो अशोक के अभिलेख हम पढ़ रहे हैं, लगभग कितने, 40। अब इन अभिलेखों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें वो हमने पढ़नी है। सबसे पहले तो ये साथियों कि अशोक ने ये अभिलेख लिखे। दूसरी बात, ये अभिलेख जनता को संबोधित करने के लिए लिखे गए थे, ठीक है, जनता को संबोधित, इस अभिलेखों के माध्यम से बात ये थी कि अशोक ने जनता को क्या किया, संबोधित किया, जनता को संबोधित किससे, अभिलेखों के माध्यम से। बात समझ में आ गई यहाँ तक की। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात क्या है वो देखिए। सबसे पहले ये बात पूछी जाएगी कि अशोक ने ये प्रेरणा, इससे पहले कोई अभिलेख वगैरह इत्यादि होते नहीं थे, तो ये प्रेरणा कहाँ से आई कि अशोक ने कहाँ से अभिलेख लिखना सीखा। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं सीधा शब्द लिख रहा हूँ, प्रेरणा या प्रेरित कहाँ से हुआ। तो ये हुआ साथियों, आपने एक शासक पढ़ा होगा डेरियस, यानी जिसे आप लोग दारा फर्स्ट कहते हो, दारा, या आप लोग इसे कहते हो डेरियस, क्या कह देते हो, डेरियस फर्स्ट, दारा फर्स्ट। ये है ना, जो कि हम यूनान के शासक की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, यूनान की। तो इससे प्रेरणा ली किसने साथियों, अशोक ने। किसकी प्रेरणा ली, प्रेरणा ये ली कि है ना, जनता को संबोधित करने के लिए क्या लिखे जा सकते हैं, कुछ उत्कीर्ण कराए जा सकते हैं अभिलेख, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक ही बहुत अच्छी आएगी, वो क्या है, अशोक के अभिलेखों के सर्वप्रथम साथियों खोज। दो प्रश्न आएगा, एक तो सर्वप्रथम खोज, एक सर्वप्रथम पढ़ा किसने, ठीक है। दो प्रश्न आते हैं, जैसे ही खोज और पढ़ा का नाम आता है, पढ़ना आता है, ये तो आपने रट रखा है। खोज किसने की, थोड़ा सा देख लीजिए, टी पेनथेलर, टी पेनथेलर ने, और ये की थी साथियों 1750। कब की थी, 1750। अब ध्यान रखना, यहाँ पर बीसी मत लिख देना, ये आपका ईस्वी होगा, मतलब एडी होगा, क्या होगा, एडी, ठीक है। तो टी पेनथेलर 1750 एडी। तो ध्यान रखना, ये लीजिए पढ़ा। अब इनको सर्वप्रथम पढ़ा किसने, तो ये शब्द तो आप जानते हो क्योंकि आप छठी क्लास से पढ़ रहे हो, छठी से, जेम्स प्रिसेप, है ना, प्रिसेप आप जानते हो, बार बार इस शब्द को पढ़ते हो। और ये भी पढ़ लेते हो कि 1837 एडी यानी ईस्वी में, है ना। तो देखिए सर्वप्रथम खोज किसने की, टी पेनथेलर, और उसके बाद पढ़ा किसने, जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको यहाँ पर बताई।
उसके बाद एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी है। जैसे ही भाषा आए तो आपके दिमाग में एक मिनट जल्दी से आ जाना चाहिए, वो क्या, प्राकृत। क्या लिख देना आपको, प्राकृत लिखना है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है, प्राकृत भाषा। अब देखिए एक अगला बिंदु मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज आपसे पूछी जाएगी कि अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी है, लिपि। तो ध्यान रखना, लिपि की बात आए तो आपके दिमाग में एक शब्द निकलेगा, चार। वैसे सामान्यतः अगर इस शब्द की अपन चर्चा करें तो भारत के अंदर जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन अभिलेखों की जो भाषा लिपि है वो ब्राह्मी है। तो अक्सर ये कहा जाता है कि अशोक के जो अभिलेख है उसकी लिपि ब्राह्मी है, लेकिन ध्यान देना 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। जैसे ही 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न जरूर आ गया कि 4 लिपियाँ कौन कौन सी थी। तो साथियों एक तो थी आपकी ब्राह्मी यानी हमारी ब्राह्मी। एक और लिपि का जब उल्लेख आप करोगे तो आपको करना पड़ेगा ब्राह्मी के बाद खरोष्ठी, और उसके बाद आप लोग एक लिपि और काम लोगे, वो है अरेमाइक। क्या है, अरेमाइक। और अरेमाइक के बाद आप इस चौथी लिपि की चर्चा करोगे तो यहाँ पर ग्रीक और अरेमाइक दोनों मिक्स है, ग्रीक और अरेमाइक। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रीक और अरेमाइक, यानी अशोक के अभिलेखों की लिपि। कितनी लिपि हैं, 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख है। एक तो ब्राह्मी है और एक तो आपकी ब्राह्मी हो गई, खरोष्ठी, अरेमाइक, ग्रीक प्लस अमेराइक। अब अपन बात करेंगे इसके अंदर साथियों जो भारतीय क्षेत्र में स्थित है वो जो अभिलेख है सारे के सारे इसमें भारत में आ जाएंगे। खरोष्ठी की बात करोगे ना तो एक चीज ध्यान रख लेना, यहाँ पर 2 अभिलेख आएंगे, एक तो शाहबाजगढ़ी और एक आ जाएगा आपका मानसेरा अभिलेख। ये 2 अभिलेख है, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख। ये दोनों अभिलेख किस भाषा के साथ, किस लिपि में, खरोष्ठी लिपि में। ध्यान रखना किस लिपि में, खरोष्ठी लिपि में। बहुत इंपॉर्टेंट है शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अरेमाइक की बात करोगे साथियों तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्या मिलेगी, यानी कि 2 लिपियाँ यहाँ पर मिलेगी। एक तो आप लोगों को मिल जाएगी साथियों लगमान, ठीक है, 2 अभिलेख है, लगमान, और एक मिलेगा आपको तक्षशिला। ये जो दोनों अभिलेख है ना, तक्षशिला व लगमान वाला, ये दोनों अभिलेख किस लिपि में है, अरेमाइक में है। और इसके बाद ये ग्रीक वाली मिल जाएगी ना, तो ध्यान रखना साथियों ये अगर अपन बात करें ना बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। सर एक पुन्ना जो अभिलेख है वो आप लोगों का इस सर एक पुन्ना जो अभिलेख है ये ग्रीक और अरेमाइक लिपियों का, ठीक है। पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको कुछ विचित्र लगेगा, दूसरी बार पढ़ोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो ब्राह्मी भारत में है ना, खरोष्ठी की बात करोगे शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, ठीक है। अगर अपन लोग यहाँ पर भी बात करें ना, अगर अपन चर्चा करना चाहे भारत के कुछ अभिलेखों की तो यहाँ पर देख लेना कुछ अभिलेख है, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अपन बात करेंगे यहाँ पर कालसी अभिलेख की, कालसी, एक धौली अभिलेख है, धौली, ठीक है, एक आपका जौगढ़ अभिलेख है, एक आपका गिरनार अभिलेख है, गिरनार, ठीक है। तो इन अभिलेखों की अगर अपन चर्चा करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सोपारा अभिलेख है, ठीक है। तो ये जो अभिलेख है ना साथियों आपके, ये है ब्राह्मी लिपि में अशोक के। और खरोष्ठी लिपि की बात की शाहबाजगढ़ी मानसेरा वाली, तो ये खरोष्ठी लिपि में है। इनको याद करने के लिए ट्रिक काम ले लो थोड़ा सा। देखिए आप करो खरोष्ठी को ऐसे पढ़ो खारोटी, खरोष्ठी को क्या पढ़ना है, खारोटी। अरे वैसे तो हमें पता है खरोष्ठी खारोटी कब, शाम को, और सो जा। तो ये लीजिए आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये ट्रिक याद करना, शाम, खरोष्ठी खारोटी कब, शाम को हो जाएगा। अगला देखिए अरेमाइक में 2 है, एक तो लगमान एक तक्षशिला। तो इसको कैसे याद करोगे, अरेमाइक, माइक देखो,
माइक का मतलब हो गया, माइक वो बोलते हैं। तो कुछ व्यक्तियों को माइक का क्या लग जाता है, लत, छोटे ही को निकले, ठीक है, लत कौन छुड़ाना पड़ा है, तो इनके बोल से आपका लत, के बोल से लत, तो ऐसे माइक की लत लग गई, लगमान, और क्या हो गया, तकसीला, तो अरे माइक। और ग्रीक में क्या याद करोगे, ग्रीक और अरे माइक दो है, तो इस दो, देखो ये सह को क्या कर लो, दो से पढ़ लो, दो है ना, देखो दो इधर है और इधर दो मिला हुआ है, तो सर ए कुलना, ऐसे याद रह जाएगा। तो ये था साथियों, और इसमें भी आप लोगों को देख लीजिए, ऐसा याद कर लेना, काली जोगी सोपार, काली जोगी सोपारा, तो काली जोगी सोपारा, और भी है इसमें, लेकिन ये महत्वपूर्ण कुछ मैंने बता दिए ना ब्राह्मी लिपि के, ठीक है। तो ये थी साथियों अशोक के अभिलेखों की लिपियां, इतनी लिपियों में बटा हुआ है अशोक के अभिलेख। अब मैं एक और अच्छी बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पर साथियों, आज शिक्षा में थोड़ी देरी जरूर हुई है, आप लोगों को तो क्या पता चलेगा देरी हुई कि नहीं हुई। एक क्लास पूरी की पूरी अपलोड करने के बाद कुछ मिस्टेक आ गई, तो यही क्लास दोबारा हो रही है। 1 घंटे की पूरी क्लास थी, अध्ययन को एपिग्राफी कहते ही है, आप जानते हो। अब एक चीज़ ध्यान रखना साथियों, अशोक के जो ये अभिलेख हैं, इसके बारे में तो सबसे पहले हमने चर्चा कर ली। तो अभिलेखों को यहाँ पर शब्द है हमारे पास अभिलेख, और इसको कितने भागों में बांट सकते हैं हम लोग। अभिलेख के अंदर भी कई चीज़ें हैं, इसको 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 3 कौन कौन सा, एक तो हमने ले लिया शिलालेख, क्या ले लिया साथियों, शिलालेख, ठीक है। एक हम लेंगे साथियों लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। एक हम लेंगे स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। आपको यहाँ पर बहुत अच्छा फैक्ट मिलने वाला है। देखिए कुछ आंकड़े भी याद करने होते हैं। शिलालेख पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेखों को 4 भागों बांट दिया, शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, ठीक है, स्तंभ लेख। इनमें आपसे एक बात पूछी जाएगी कि अशोक के कुल शिलालेख कितने हैं। शिलालेख, अभी ऊपर बात कर रहे थे अभिलेख, सारे अभिलेख हो गए, शिलालेख कितने हैं, तो ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, 14 शिलालेख। कितने हैं, 14। फिर लघु शिलालेख, देखो 14 बड़ा होता है, लघु क्या होता है, छोटा, तो 14 से छोटा लघु क्या होगा, 13। तो कुल शिलालेख, लघु शिलालेख कितने हैं, 13 है। अब बात आती है स्तंभ शिलालेख की, तो ये तो बहुत ही छोटा हो गया ना इससे, तो पहले वाले से आधा हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये स्तंभ कितने हो गए, 7, कितने हो गए, 7, बहुत अच्छा है। दोबारा सुन लीजिए, शिलालेखों की संख्या अशोक के कितनी है, कुल 14, लघु शिलालेख कितने हैं, 13, और सह से स्तंभ, देखो सह से स्तंभ और सह से 7, ये सह स्लेटी वाली आती है, इधर देखो ये सह नहीं आता, आप कहीं ये सह कर दोगे, तो सीधा शिलालेख 14, स्तंभ लेख कितने, 7 हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, लघु शिलालेख कितने, 7 के 13, शिलालेख कितने हैं, 14 है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है हमारा, इसको भी अपन लोग क्या करते हैं, पूरा करते हैं। बहुत अच्छा बिंदु, शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, ठीक है। अब 1 नंबर बिंदु लेंगे हम शिलालेख 14। यहाँ से बहुत गजब का प्रश्न आता है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो इनको मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ और याद करवा देता हूँ, ठीक है। क्या बात थी, बात अब ये बची है शिलालेख, कुल शिलालेख कितने थे, 14। नेट, आरएस जैसी परीक्षाओं में है ना, वरिष्ठ अध्यापक और आपके कॉलेज व्याख्याता, ठीक है, उसी प्रकार आना आता है यहाँ पर स्कूल व्याख्याता, उनके अंदर है ना कॉलेज लेक्चर, इनमें ये यहाँ पर ये क्या आता है, ये प्रश्न यहाँ पर आते हैं। छोटी कक्षाओं में भी खूब सारे प्रश्न आजकल यहाँ से पूछे जाने, क्योंकि आजकल पटवारी और ये भी आरएस जैसा अब ये पुलिस वाला है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। वैसा नहीं कि याद नहीं हो सकता, लेकिन प्रश्न तो फिक्स है, कुछ टॉपिकों से आने वाले हैं, चाहे सिलेबस कितना ही लंबा हो। तो देखिए यानी कुल 14 है। अब प्रश्न ये आता है कि अशोक के किस अभिलेख में किसका वर्णन है, ये प्रश्न आता है। तो अब आप समझ चुके होंगे 14 अभिलेख। आप सोचोगे कि यार क्या कभी ऐसा 14 हम कभी याद कर सकते हैं क्या, बिल्कुल आप करके देखोगे, देखो ऐसे याद करवा दूंगा, फटाफट हम लोग लिखेंगे कितने, यानी कि हमें 14 अभिलेख लिखने हैं। तो लीजिए हम लोग 14 अभिलेखों की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
सबसे पहले पहला अभिलेख है साथियों, इसमें किसका वर्णन है? पशु बलि निषेध। पशु बलि पर रोक, पशु बलि पर रोक। हाँ, देखिए शिलालेखों की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करना है? पशु बलि की बात हम कर रहे हैं। तो पशु बलि के ऊपर क्या है? सबसे पहला बिंदु पशु बलि पर रोक, ये लीजिए, ये आपका पहला शिलालेख। दूसरे की बात आप करोगे तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आपको देखनी पड़ेगी। हाँ, चिकित्सा। चिकित्सा, और चिकित्सा कितनी? 2, यानी कि यहाँ पर मानव प्लस पशु चिकित्सा दोनों का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। किसमें? दूसरे अशोक के शिलालेख नंबर 1 में क्या है? पशु बलि पर रोक। 1 नंबर देखो प्रथम, एक को क्या बोलते हैं? प्रथम। पै से पशु बलि पर रोक, बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। 2 नंबर देखो, 2 चिकित्सा, तो दोनों की चिकित्सा। किसकी? मानव और पशु की चिकित्सा। किसकी? दोनों की, तो 2 नंबर। उसके बाद अपन बात करेंगे साथियों 3 की, तो इसमें ध्यान रखना, राज्याधिकारियों के द्वारा, राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में 5 वर्ष में राज्य का दौरा मतलब भ्रमण, यानी कि वहाँ पर जानना, वहाँ की सेवाओं को। ये बात लिखी गई है अशोक ने अपने अभिलेखों में कि राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष जाकर के राज्यों का क्या करना है? प्रत्येक 5वें वर्ष, तो ये लिखना यहाँ पर, प्रत्येक 5वें वर्ष, ठीक है, जाना बहुत ही क्या है? जरूरी है। तो ये बात ध्यान रखना। तीसरे के अंदर 5 वर्ष जाने का उल्लेख है। 5वें वर्ष किसका दौरा करना है? राज्य का दौरा करना है, राज्य के कर्मचारियों के द्वारा। उसके बाद चौथे की बात करोगे साथियों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, धम्म घोष का वर्णन है। धम्म घोष का वर्णन, ठीक है। और 5वें की बात करोगे, देखो 5 में क्या होता है? नियुक्तियां होती है। 5 में हमारे 5 वर्ष की नियुक्ति होती है, अक्सर बड़े बड़े पदों की 5 वर्ष की नियुक्तियां होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, महामात्रों की नियुक्ति जैसा ही मैं बता रहा हूँ वैसा ही इसको याद करना, अन्यथा थोड़ी परेशानी होगी आपको। धम्म महामात्रों की नियुक्ति, 5वें में क्या होती है? नियुक्ति, बस नियुक्ति है कि नाम याद रखो, 5वें नियुक्ति, ठीक है। और इधर धम्म घोष, धम्म को कैसे याद करोगे? यहाँ देखना, 4 नंबर ABCD, 4 नंबर D होता है, 4 नंबर D से धम्म, धम्म, ठीक है, याद हो गया। उसके बाद साथियों अगर अपन बात करेंगे 6 की, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, अशोक ने अपने अधिकारियों को आदेश दे रखा था, उसमें लिख रखा था अभिलेख में, हर समय प्रतिवेदन देकर के मिलना, प्रतिवेदन देकर मिलना। देखिए बात क्या है यहाँ पर गौर करने वाली, कि अशोक ने अपने प्रजा को ये कहा था, यानी एक तरीके से ये बात कही थी, प्रतिवेदन देकर के मिलना या प्रतिवेदक। सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं इस शब्द को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज कर सरल बना देता हूँ। प्रतिवेदक हर समय प्रतिवेदक से मिलना, तात्पर्य ये हुआ, कोई प्रतिवेदक मतलब कुछ लेकर आया अपनी मांग, ठीक है ना, राजा से बात करना चाहता है, कोई भी है, तो उससे हर समय मिलने की बात कहती थी किसने? यानी कि शिलालेख में अशोक ने। तो बहुत अच्छा राजा था एक तरीके से, तो हर समय मिलने के लिए तैयार रहता था जनता से, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 6 में है। अब मैं एक चीज़ ध्यान बताऊंगा आपको कैसे याद करना है, हर समय मिलना। देखिए जिन घरों में क्या होती है? छाछ होती है, छाछ, 6 से 6 लस्सी, तो हर समय मिलना, लेने वाला कोई भी आएगा तो हर समय होगी तो वो डाल देगा कभी भी, ठीक है। तो कहने का मतलब छाछ हर समय, ठीक है। 7वें में देखो, सह से सही सुनू, सीधा नाम याद करना, सही सुनुता। अशोक सभी धर्मों के प्रति क्या था? उदार था, सही सुनुता, ठीक है। धर्म निरपेक्ष की बात आगे आती है। अब लीजिए साथियों 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, बस अब 7 अभिलेख है। ये क्या पढ़े हैं? शेष पढ़े हैं,
7 अभिलेख, ठीक है। तो अगर अपन लोग बात करें इन 7 अभिलेखों की, तो इसमें देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 अपना अभिलेख है। तो 8वें अभिलेख में क्या है साथियों, थोड़ा सा देख लेना, विहार यानी यात्रा का उल्लेख है। यहाँ पर किसका उल्लेख है, यात्रा। यात्रा का मतलब समझ गए आप लोग, घूमना। तो क्या याद रखना, देखो 8 ठाठ, ठाठ क्या हुआ है, यात्राओं, ठीक है। ठाठ क्या हुआ है भाई, यात्राओं जो ठाठ आए, समझ गया कहते हैं, तो ठाठ 8, ठीक है, विहार या यात्रा। उसके बाद देखिए 9 नंबर, 9 में यहाँ पर 2 शब्द याद रखना आपको, निंदा। 10 में भी निंदा है, नो निंदा, निंदा नहीं, गौर करना भाई, नो निंदा, देखो नो, नो 9 नो, नो नहीं, नो नहीं, ठीक है, निंदा नहीं, ठीक है। और ये निंदा किसकी नहीं, समारोह की। कोई समारोह करता है किसी प्रकार का, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और एक फिर निंदा आ गई, यहाँ पर डबल निंदा है, यहाँ तो 9 है, 10 में 2 आएगी निंदा। तो ये 2 निंदा कौन कौन सी है, एक तो साथियों ख्याति की है, ख्याति की, किसी की ख्याति की निंदा नहीं। और ये है गौरव की निंदा, ख्याति व गौरव की निंदा नहीं, ठीक है, निंदा नहीं करनी है तो नहीं करनी। जनता को संबोधित किया गया अशोक के द्वारा। 11वें अभिलेख की बात करोगे साथियों, देखो 11, वैसे तो 11 है ना, एक मिलकर 11 हो जाते हैं, लेकिन जब ये फैल जाते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब व्याख्या हुई है, अलग हो गया, तो व्याख्या। तो यहाँ पर एक चीज याद करना है, यहाँ पर क्या है, धम्म की व्याख्या। 11वें भी क्या है, धम्म की व्याख्या, समझ में आ गया आपकी। 11 फैल गया, एक और एक इधर हो गया ना, ऐसे करेंगे अलग अलग, वापिस करेंगे तो ये संक्षेप अलग करेंगे तो फैल गया, तो ये लीजिए धम्म की व्याख्या। और 12 की बात करोगे साथियों तो क्या करोगे, 12 में एक चीज याद करना है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, वो नियुक्ति तो थी 5 वर्ष की, तो 5वें में देखिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति, यहाँ पर स्त्री महामात्रों की। अब इसको कैसे याद करना है, नियुक्ति दोनों हो गई, इसको ऐसे याद करना है, 12 स्त्री को पहले बाहर नहीं जाने दिया जाता था, बाहर 12 को नहीं जानो, 12 को नहीं जानो, अब क्या है, जा सकती है 12, ठीक है। तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। अब बच गया साथियों 13। अब आप में से इतना कोई अनजान नहीं, जानते नहीं हो 13, आप में से इतना कोई अनजान नहीं हो कि आप 13 जानते नहीं हो। कलिंग युद्ध, और वहीं पर मैंने शायद एक हल्की सी बात का जिक्र भी किया था, 5 विदेशी राज्यों का उल्लेख, 5 विदेशी राज्यों का क्या उल्लेख मिलता है। अब लास्ट बच गया अपना, और वो कौन सा है, 14 नंबर। इसके अंदर हमें क्या करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, लास्ट, जनता को धार्मिक आचरण की क्या देना, छूट, बस, मतलब धर्म को माने जनता, धार्मिक आचरण करे। और लास्ट में आप सब लोग जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया कि धार्मिक जीवन बिताने के लिए कह रहा है अशोक जनता को संबोधित करते हुए, लीजिए धार्मिक जीवन बिताने की सलाह, ठीक है, जनता को। देखो लास्ट में धार्मिक बन जाता है ना, व्यक्ति बूढ़ा होता है तब बन जाता है, बनना ही होता है, तो ये लीजिए, पहले ही साथ में बना रहना चाहिए धार्मिक, ताकि अंत में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो ये लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, सारी चीज़ आपको कैसे याद करवा दिया, 14 है ना, कि 14 लगभग तो याद हो गई, एक बार रिवाइज करूँगा मैं, हालांकि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ लगातार, है ना, 2.5 घंटे हो गए हैं लगातार। पीछे वाली कक्षा थोड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, कक्षा देनी चाहिए, क्योंकि टाइम आपका एग्ज़ाम का बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए एक दिन मिस होना तो गड़बड़ है। तो देखिए शिलालेख 14 शिलालेख है, कुल शिलालेख की बात 14 की थी। उसके बाद हमने बात ये भी की थी कि लघु शिलालेख कितने हैं, 13, एक कम है, स्तंभ सहसे 7, ठीक है। फिर हमने बात किया शिलालेख 14 है, इन 14 शिलालेखों में कुछ जानकारियाँ दी गई है। पहला देखो, पै से प्रथम, पै से पशु वध पर, पशु बलि पर रोक, ठीक है, रोक। दूसरा 2 चिकित्सा, कितनी चीज़ों की, 2 की, किस किस की, मानव, 2 है ना, 2 है इसलिए 2 की, मानव और पशुओं की चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। 3 नंबर, राज्य के अधिकारी जाएंगे 3-5 करने के लिए, ऐसा याद कर लो, राज्य के अधिकारी, है ना, कोई 3-5 करता है तो ये वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो 3-5
तो 3 5 पाँचवें वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष आएगा ये, ठीक है। 4 नंबर डी, देखो ABCD, डी आ रहा है, डी से धम धम, ठीक है। तो 5 नंबर देखो धम महामात्रों की नियुक्ति, देखिए 5 नंबर नियुक्तियाँ हमेशा कितने वर्ष की होती है, 5 वर्ष की, हमारे ज़्यादा, तो नियुक्ति होगी। हर समय प्रतिवेदक से मिलना, हर समय क्या मिले, अच्छा मिले, अच्छा कदी उठ जो मिल जिस जगह ग्रहण हुआ है तो, ठीक है। सही सुनता 7, सही सुनता 7, सही सुनता 8, ठाठ, ठाठ कद है घूमने जावा, अरे पिकनिक आजकल हनीमून में जानी बहुत सारे लोग। फिर बाद में निंदा नहीं समारोह है, ठीक है, निंदा नहीं समारोह, देखो ना, नो नो नहीं, निंदा नहीं, किसकी, समारोह की। उसके बाद क्या, निंदा नहीं, बाद में पहले 1 नंबर पर आया, 2 नंबर पर निंदा ये आई है, तो 2 नंबर पर दो कितनी, दो ख्याति व गौरव की, निंदा नहीं। उसके बाद है धम, 11 नंबर, फैलाओ, 11 को दूर करोगे, व्याख्या करोगे, तो क्या हुआ, धम की व्याख्या। उसी के बाद साथियों 12 स्त्री महामातों की नियुक्ति, 12 कौन कौन जाए, स्त्री अब जान लगी, तो स्त्री महामातों की नियुक्ति। और लास्ट में 13 कलिंग युद्ध, साथियों 13 में मैंने आपको पहले ही बता दिया कलिंग युद्ध, और 5 विदेशी राज्यों का उल्लेख, और उसके बाद 14 धार्मिक जीवन बिताने की साथियों क्या सलाह। तो ये थी साथियों आपकी क्या, लास्ट में धार्मिक जीवन बिताना है। तो ये थी आपकी कक्षा साथियों, कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और कक्षा के बारे में रिस्पॉन्स आपका होना है वो दे दीजिएगा। कक्षा शायद थोड़ी लंबी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो भी है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी आपको कुछ चीज़ें करवानी भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए साथ में याद भी होती रहे। साथियों अब आप मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।